हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ गए हैं पार्ट 4 पर। बाकी 3 पार्ट चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। Question number 18. Which of the following are the sources of income for Reserve Bank of India? First, buying and selling government bonds. Second, buying and selling foreign currency. Third, pension fund management. Fourth, lending to private companies. Fifth, printing and distributing currency notes. Select the correct answer using the code given below. करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 5। देखो, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है और इनकी कमाई मेनली मॉनेटरी ऑपरेशन, करेंसी मैनेजमेंट और फॉरेक्स ट्रांजैक्शन से होती है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पर, जो कि गलत है। आरबीआई पेंशन मैनेज नहीं करता, पेंशन सिस्टम जैसे अपना एनपीएस, पीएफ, आरडीए हैंडल करता है। आरबीआई का फोकस सिर्फ गवर्नमेंट अकाउंट्स और पब्लिक डेट पर होता है। स्टेटमेंट 4 भी इनकरेक्ट है। आरबीआई किसी भी प्राइवेट कंपनी को डायरेक्ट लोन नहीं देता, इनका काम स्पेसिफिकली कॉमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को लोन देना है। लास्ट स्टेटमेंट भी सही है, बट एक चीज है, इंडिया में नोट प्रिंट करने का सोल राइट सिर्फ आरबीआई के पास है और ये सेनोरेज से अपना प्रॉफिट निकालते हैं। सेनोरेज का मतलब ये, जैसे अगर 100 का नोट छापने में 3 रुपए लग रहे हैं तो आरबीआई का प्रॉफिट सीधा 97 रुपीज का होगा। Question number 19. With reference to the Government of India, consider the following information. Organization: first, Directorate of Enforcement. Second, Directorate of Revenue Intelligence. Third, Directorate General of Systems and Data Management. In how many of the above rows is the information correctly matched? करेक्ट आंसर इज ए ओनली 1। चलो जल्दी से इन की इकोनॉमिक एजेंसीज और उनकी मिनिस्ट्री का ब्रेकडाउन देखते हैं। रो 1 इनकरेक्ट है, यहाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी दिया है, जो गलत है क्योंकि ईडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नहीं आता। ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करता है। रो 2 करेक्ट है, ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई के बारे में है और ये एकदम करेक्ट मैच है। रो 3 इनकरेक्ट है, यहाँ डीजीएआरएम दिया गया है, जो कि गलत मैच है। यह कोई नॉर्मल पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है, बल्कि एक डेटा एनालिटिक विंग है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सीबीआईसी के अंडर आती है। इनका मेन काम है कस्टम, एक्साइज और जीएसटी के बड़े डेटा को एनालाइज करना, ताकि टैक्स इवेडर्स को पकड़ने के लिए एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिल सके। सिंपल शब्दों में कहूँ तो टैक्स चोरी पकड़ने के लिए डेटा माइनिंग करना। Question number 20. Consider the following countries. First, Bolivia. Second, Brazil. Third, Colombia. Fourth, Ecuador. Fifth, Paraguay. Sixth, Venezuela. And these mountains pass through how many of the above countries? करेक्ट आंसर इज सी, ओनली 4। बात करें एंडीज की, तो ये एक दुनिया के सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, लगभग 7000 किलोमीटर लंबी। ये साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर स्थित है। एशिया के हिमालयस को छोड़ दें तो लगभग 4000 मीटर की एवरेज हाइट के साथ ये दुनिया के सबसे ऊंची माउंटेन रेंज। इसे स्पेनिश में कॉर्डियला दे लॉस एंडीज भी कहते हैं और यह यूएस अमेरिका कॉर्डिलेरा का हिस्सा है, जो नॉर्थ से लेके साउथ अमेरिका तक कंटिन्यूस फैली हुई है। Question number 21. GPS aided geo augmented navigation Gagan uses a system of ground stations to provide necessary augmentation. Which of the following statements is or are correct in respect of Gagan? Statement first, it is designed to provide additional accuracy and integrity. Second, it will allow more uniform and high quality air traffic management. Third, it will provide benefits only in aviation but not in other mode of transportation. Select the correct answer using the code given below. करेक्ट आंसर इज डी 1 एंड 2 ओनली। अब देखते हैं गगन और उसके यूज के बारे में। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 भी सही है क्योंकि ये इंडियन एयर स्पेस में एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्मूथ बनाता है। पर स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। ये सोचना गलत है कि गगन सिर्फ प्लेन के लिए है। इसका यूज ट्रेन और शिप की एक्यूरेट ट्रैकिंग, रेलवेज एंड मैरीटाइम में भी होता है। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट, प्रिसीजन एग्रीकल्चर और यहाँ तक कि डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इसका काम आता है। एग्जाम टिप, गगन सिर्फ हवा में नहीं, जमीन और पानी दोनों पर काम करता है। Question number 22. Who amongst the following are members of the jury to select the recipient of Gandhi Peace Prize? First, the President of India. Second, Prime Minister of India. Third, the Chief Justice of India. Fourth, the Leader of Opposition in the Lok Sabha. Select the correct answer using the given code below.
करेक्ट आंसर इज सी 2, 3 एंड 4। गांधी पीस प्राइज के कुछ की फैक्ट समझ लेते हैं। कब स्टार्ट हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 1995 में स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी जी के 125वें बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए। क्यों मिलता है? ये उन्हें मिलता है जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बदलाव लाते हैं। पर एक बड़ी शर्त है, ये पूरा काम नॉन वायलेंस के रास्ते पर होना चाहिए। किसे मिलता है? ये किसी इंडिविजुअल इंसान को भी मिल सकता है और किसी इंस्टीट्यूट को भी। प्राइस क्या है? एक साइटेशन और 1 करोड़ का कैश प्राइज मिलता है। Question number 23. The following statements in respect of the first Kho-Kho World Cup. Statement 1. The event was held in Delhi, India. Statement 2. Indian men beat Nepal with a score of 78-40 in the final to become the world champion in men's category. Statement 3. Indian women beat Nepal with a score of 54-36 in the final to become the world champion in women's category. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के हाइलाइट्स काफी सिंपल हैं। होस्ट एंड वेन्यू ये वर्ल्ड कप अपने न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला गया था। चैंपियंस इंडिया ने कमाल करते हुए मेन और वुमेन दोनों कैटेगरीज में टाइटल जीत लिया। रनर अप किसे हराया? ये एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया ने दोनों ही फाइनल में नेपाल को हराया। और जो क्वेश्चन में स्कोर गिवन है वो उल्टा है। भारत के मेंस खो खो टीम ने नेपाल को 54-36 से हराया था, जबकि इंडिया की वुमेन्स टीम ने नेपाल को 78-40 हराया था। Question 24. The famous female figurine known as Dancing Girl found at Mohenjo-daro is made of? करेक्ट आंसर इज सी, ब्रॉन्ज। इंडस वैली सिविलाइजेशन की डांसिंग गर्ल की मूर्ति अक्सर एग्जाम में आती है। कहाँ मिली? ये फेमस मूर्ति मोहनजोदाड़ो में मिली थी। किस मटेरियल की है? ये एक ब्रॉन्ज कासा की स्टैचू है जिसका हाइट 10.5 सेंटीमीटर है। कैसे बनी है? इसे बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक यूज हुई थी, जो बताता है कि उस टाइम पर हड़प्पा लोग मेटल कास्टिंग में कितने एडवांस थे। कैसी दिखती है? इसका पोस्टर काफी नेचुरल है। मूर्ति का एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ में काफी सारे बैंगल्स पहने हुई हैं, जो उस टाइम का फैशन और आर्ट दर्शाता है।